मनी मार्केट के बारे में बताया था, और मनी मार्केट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। इसमें आपको बेसिकली बताया था कि मनी मार्केट क्या चीज़ होती है, मनी मार्केट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पढ़ाए थे, एक जैसे सेबी के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था ना, स्टॉक एक्सचेंज या बैरोमीटर वाले काम ये क्वेश्चन लिखवाया था जो आया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको सेबी के ऊपर पढ़ाया था कि सेबी क्या होता है, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ जो आए हुए हैं इस टाइप के, मैंने कहा था देखिए क्वेश्चन मनी मार्केट को हाँ बैरोमीटर मनी मार्केट नहीं, टोटल स्टॉक सर मार्केट, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज आपने 17 होता है सर वर्तमान सर हमने देखे तो 8 बचे हैं, मतलब आगे मर्ज होता है। आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखे हैं, ये में तो केवल एनएससी आता है, ठीक है, और बीएससी के हम लेके बैठे हैं ये एशिया में हाँ, मर्ज के तरफ में लिखना कि टोटल लिखने चाहिए, कुछ मंडल के हिसाब से होता है, अलग अलग है तो आपको कंबाइंड लिख लीजिए टोटल। सर जो आपने नॉन बैंकिंग बताई उससे कंट्रोल एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ाया था, उसमें कंट्रोल आरबीआई की करती है। सर सेवी कर सेबी का काम केवल क्या है, क्योंकि देखो क्योंकि वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में ये देखिए जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं सबका अपना एक अलग रेगुलेटर होता है जो उसको रेगुलेट करता है। जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रेगुलेट करने का काम आरबीआई ने दिया है, क्योंकि हमने उसमें बताया था एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इनको सेबी रेगुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बैंकिंग का वर्क तो करते हैं लेकिन आधा करते हैं। आधा कैसे करते हैं, ये आपको तो नोट भाई बैंक का काम क्या होता है, अभी मैंने बैंक थोड़ा सा बताऊंगा इंट्रोडक्शन में। बैंक का काम केवल इतना है, असर्टेन डिपॉजिट नहीं जानती हूँ, एक आदमी से रुपया लेना है दूसरे को दे देना, ठीक है, तो ये बैंकिंग होगी। लेकिन जो एनएफसी काम करती है वो क्या करती है, लोगों से रुपया तो लेती है, किसी से रुपया लेती नहीं है, किसी को रुपया देती है। जैसे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंस करते हैं, ऐसे बजाज फाइनेंस क्या करती है, आपको पैसा देती है, आपसे क्या करती है कि हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा हुआ के पैसा जमा करवा, क्या ऐसा कुछ नहीं करती। तो ये बैंकिंग तो है कि बैंकिंग का लेकिन आधा पार्ट, इसलिए हम इसको नॉन बैंकिंग कहते हैं। अब नॉन बैंकिंग क्योंकि ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, इसलिए जितनी भी कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती हैं उनका रेगुलेटर जो है वो सेबी है, मतलब सेबी उसको रेगुलेट करता है, सेबी उसके लिए गाइडलाइंस बनाता है, सेबी उसके लिए रूल्स बनाता है, सेबी ही उसके लिए ट्रेनिंग देता है। तो मैंने सेबी में क्वेश्चन बताया था कि किस तरह से आ सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि सेबी ये वॉच डॉग ऑफ नॉर्दर्न प्लेनेट बताया था क्वेश्चन, कि सेबी क्या है, एक तरह का वॉच डॉग, वो कंपनी को ऑब्जर्व करता है कि कंपनियां कर क्या रही हैं और उसको हम अलग अलग से। एक क्वेश्चन लिखिए आप जरा इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस ये आया हुआ है पिछले सालों में, इज द मेन एलिमेंट इन द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टुडे, डिस्कस द challenges associated with them throughout the world today. Discuss the challenges associated with them. Discuss the challenges associated with them. ठीक है, अभी इसको पहले समझाइए। एक और लिख लो, जो देखिए एफडीआई के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब वो एफडीआई के ऊपर किससे रिलेटेड आएगा, इकोनॉमी से, टूरिज्म से रिलेटेड आ सकता है। एफडीआई जो डिफरेंट रिटेल सेक्टर से आ सकता है, डिफरेंट, तो एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर से भी आ सकता है। तो आप लिख लीजिए, एक की पॉइंट करके लिख लो, एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर।
बारे में, जिसके बारे में आपको पता है कि इंश्योरेंस क्या चीज है, बताइए। बेसिक सी बात है, सबको पता होता है। हाँ, लाइफ को सिक्योर करना। नहीं, इंश्योरेंस जो है, देखो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो होती है क्या करती है, एस वाई एक पर्सन का नाम है, इसको इंश्योर करती है टूवर्ड्स द लॉसेस फॉर द लिटिल बिट अमाउंट, जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। ये क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो एक पर्सन है, उसको एक प्रीमियम, जिसको हम कहते हैं लिटिल बिट अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट, ठीक है, छोटी अमाउंट के बदले में बड़ी राशि किसी नेचुरल इवेंट्स के होने पर प्रोवाइड करने का प्रॉमिस है, ठीक है। और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है लाइफ, एक होता है जनरल। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या की जाती है, अब जनरल इंश्योरेंस में जैसे कि व्हीकल का इंश्योरेंस करा लिया, थेफ्ट का इंश्योरेंस करा लिया, चोरी हो गई आपके यहाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, आप लोग करा ही लेते हैं, कंपलसरी भी है। बहुत जितनी भी चीज़ों का इंश्योरेंस हो सकते हैं लाइफ को छोड़कर, ह्यूमन को छोड़कर, वो सब हमारी जनरल इंश्योरेंस में चलती है। अब बात पहले हम लाइफ इंश्योरेंस की जब कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस को भी हमने दो बांट हैं। एक तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें आप एक्सीडेंटल ले सकते हैं, अदर। अब जो ये वाला जो इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस कह सकते हैं आप, इन दोनों में अंतर क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का एक वजह डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है इज ए मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिकवरी ऑफ डैमेज। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक सिक्योरिटी तो है कि हमारे साथ कोई कंटीजेंसी घट जाएगी तो हमको कुछ पैसा कंपनी से मिल जाएगा, हमें हमारी नॉमिनीज को मिल जाएगा, इससे कि अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है इन्वेस्टमेंट। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में केवल रिकवरी ऑफ लॉस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैसे? तो ये भी दोनों डिफरेंस बताओगे तो आप आगे कर पाएंगे। जैसे कि हमने अपना इंश्योरेंस कराया एक कंपनी से 20 साल, ठीक है, अब 20 साल तक कंपनी हमसे 1000 रुपये ले गई महीने का, और कंपनी ने कहा भाई ठीक है आपका सम एश्योर्ड जो है यानी टोटल जो है वो 3 लाख रुपया मान लीजिए मुझे एश्योर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि 20 साल तक हम 1000 रुपये महीना देते रहे और मेरे साथ कोई घटना नहीं, कोई कंटीजेंसी नहीं, तो वो सारा पैसा विद बोनस, विद प्रॉफिट, विद सम एश्योर्ड सब हमें वापस मिल जाएगा। तो हमें दो चीज़ें मिली, एक तो 20 साल तक हम सेफ्टी मिली कि अगर कोई घटना घट जाती तो उनको फैमिली को कुछ पैसा मिल जाता, और नहीं घटी तो हमारा पैसा हमको वापस मिल जाता। तो पैसा मिलता जब मुद्रास्फीति कवर करके मिलता है, मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कंपनी का जैसे कि आपने अगर 2 लाख का इंश्योरेंस लिया तो कंपनी का 2 लाख हो गया, प्लस कंपनी जो अर्न करेगी प्रॉफिट उसका एक हिस्सा आपको देती रहेगी, और वो टोटल मिला के देगा। इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज ए मीडियम ऑफ सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट, बोथ दोनों चीज़ें। एक तो हमारा पैसा सेफ भी हो रहा है और दूसरा
लेकिन दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें केवल कंटिजेंसी या किसी तरह के लॉसेस को ही रिकवर किया जाएगा, कोई पैसा हमारा वापस नहीं मिलेगा, यानी ये केवल कंटिजेंसी के लिए होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई मेथड नहीं। जैसे हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, कंपनी ने हमसे कहा कि आप 25 लाख रुपया 1 साल का लीजिए, हमने ले लिया। अब पूरे साल मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, बीमारी नहीं हुई, पैसा क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से लेना। जैसे कार है, आप अपनी कार का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो जब गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है उसमें, या बाइक होगी या स्कूटी होगी या घर पे होगी, ठीक है, तो क्या होता है आप उसका इंश्योरेंस तो लेते होंगे ना। सर कुछ भी उसमें मतलब खराबी आती कुछ भी तो उसमें इंश्योरेंस रहता है, काफ़ी मतलब अगर डैमेज हो जाए गाड़ी उसमें फ़ायदा रहता तो है। कंपनी पैसा देती है, और डैमेज ना हो तो पूरे साल तो जैसा कोई एक्सीडेंटल हुआ था किसी गाड़ी नहीं में हुआ ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की तो तो फिर सब तो पैसा गया, नेक्स्ट टाइम फिर से इंश्योरेंस पूरा देना पड़ेगा। यानी इन्वेस्टमेंट का मीडियम नहीं, केवल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है जिसमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं, वो एक मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और कहीं से भी मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक है, इंश्योरेंस के ऊपर होता है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है आज, उस क्वेश्चन में क्या है कि आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी, वो क्या है इंश्योरेंस सेक्टर में, कि इंश्योरेंस सेक्टर का जो मेन एलिमेंट है, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में कोई काम नहीं है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का बड़ा बेनिफिशियल एलिमेंट है, जरूरी है, लेकिन जो हमारा वर्क है वो हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक का वो हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम बात करें तो आपको जो सोशल सिक्योरिटी पढ़ाया था उसमें बताया था कि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसमें इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है जो पूरे वर्ल्ड के साथ है, कि केवल इंडिया के साथ नहीं है, सभी के साथ है, कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है लोग कम ले रहे हैं, इसको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। और इसको अगर आप बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इस सेक्टर पर कम जो वर्डन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कैसे, एक आदमी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टैक्स ने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया और लाइफ इंश्योरेंस भी लिया, दोनों ले लिए टैक्स ने, ठीक है। ये लिया 5 लाख का और ये लिया 5 लाख। इस के दौरान इस पर्सन को, अभी हम एक बड़ी बीमारी से निकले तो उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको कोविड हो जाता है, तो अपने इलाज के लिए इसको क्या चाहिए होगा, पैसा। ये किसके थ्रू ले सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख तक का तो सिक्योर है, और अपनी बीमारी पर ये खर्च करके क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को सेव कर सकता है। दूसरा भाई है जिसने केवल, अब क्या होगा, ये पैसा उसका सेफ है, ये उसको मिल जाएगा जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा। भाई ने केवल लाइफ इंश्योरेंस लिया है 5 लाख का, भाई को भी कोविड हो जाता है, क्या होगा, इसको अपनी बीमारी के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसे के लिए क्या करेगा, या तो किसी से बारो करेगा, लोन लेगा, उधार लेगा, बीमारी है तो कराएगा इलाज, या तो ये बारो करेगा या फिर ये इलाज नहीं करा पाएगा।
अगर उधार मिल सकता है तो उधार करेगा, उधार नहीं मिल सकता तो तब क्या होगा, ये इलाज नहीं करा पाएगा। अगर इसने बारो कर लिया तो पॉवर्टी में फंस जाएगा कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, सही हो जाएगा, उसके बाद लोगों का कर्जा चढ़ जाएगा, वही चुकाने में टाइम लगेगा। और अगर इसने इंश्योरेंस नहीं लिया तो ये डेथ भी हो सकती है इसकी, तब उसका सीधा बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, LIC के ऊपर। ये पैसा उसके नाम नहीं छूट जाएगा, लेगा। तो दोनों सेक्टर के लिए अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस उतनी बड़ी जरूरत हो गई है जितना कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। हमको करना क्या है कि अपनी हेल्थ को एक्स्ट्रा प्रमोट करने के लिए, हमको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का रेशियो जो टोटल है वो केवल अप्रॉक्स 25% है, यानी 75% लोग LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं और 25% लोग हेल्थ इंश्योरेंस में। आप टीवी पर देखते होंगे, कहते हैं ना कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, पैसाबाजार.com पे और इस तरह में आपको 412 रुपये मिल रहा है, मिल रहा है, अलग अलग टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक इसेंशियल पार्ट है इंश्योरेंस। गवर्नमेंट चलाते हैं आयुष्मान कार्ड को भी इसी से related- आयुष्मान कार्ड में क्या चाहिए, आयुष्मान कार्ड में क्या है कि जो लोग, वो तो एक गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, इस सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से क्या होगा, आपको रिटर्न उसका मिलेगा। वो तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है। अब क्या किया जाए हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम देखिए कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं, सरकार टीवी पर, डिफरेंट जगहों पर बना रही है, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। अब जो एक चीज़ और बताया 25% है, ये 25% जो सबसे ज़्यादा कम है वो किसमें है? ये कम है हमारा, किसमें कम है? ये 25% कम है रूरल एरिया में। शहर के लोग तो अवेयर हो गए हैं, धीरे धीरे हमें, आपको मालूम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्या बात कर रहे हो, कैसे हो, ये हमें आपको तो सारी बातें पता है। लेकिन रूरल एरिया में अभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत अवेयर नहीं है, इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कौन सी बड़ी इकोनॉमी है? रूरल इकोनॉमी। और रूरल इकोनॉमी में ही अवेयरनेस नहीं है, रूरल इकोनॉमी एरिया में ही लोग जानते नहीं हैं, और जब लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं तो इकोनॉमी कुछ नहीं हो रही। क्योंकि हो क्या रहा है, जो लोग जानते हैं वो लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो पैसा हमने इस साल दिया वो हमारा बैठ हो गया, रिटर्न में तो कुछ मिलना नहीं है। रिटर्न में तो तब मिलेगा जब हम बीमार हो गए, और बीमार होने में अगर नहीं हुए तब पैसा आपका डूब गया। दो चीज़ें आती हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है, यही चीज़ क्वेश्चन आपको लिखना है, इट इज ए मेजर चैलेंजेस फॉर द इकोनॉमी टू इम्प्रूव द हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए जो सबसे चीज़ आती है, हमको करना क्या चाहिए? हमें डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं, कैंपेन कराने हैं, और कंपेन कराने हैं। कहाँ पर? वो कंपेन हमें कराने हैं रूरल एरिया, वहाँ के लोगों को अवेयर करना है। डिफरेंट अदर जो इमीडिएटर हैं, जो एजेंट्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम उनको बताएं, उनका बेनिफिट उसमें इंक्रीज हो, तब वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हेल्थ इंश्योरेंस। अब होता क्या है, एक एजेंट है, LIC करता है, इंश्योरेंस एजेंट है, तो वो इंश्योरेंस एजेंट किसको फोकस करेगा? हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करेगा कि लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करेगा? वो लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं। क्यों? अगर उसने किसी आदमी का एक इंश्योरेंस कर लिया 20 साल के लिए, क्या आपको 500 रुपया महीना देना है, तो वो व्यक्ति सिक्योर्ड हो गया, उसको
एजेंट को 20 साल तक उस प्रीमियम का एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर कराया जाएगा। इस साल किसी व्यक्ति ने करा लिया, मैंने इस साल इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरी पोजीशन अच्छी नहीं थी, मैं नहीं करा पाया, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? एजेंट को, उसको कमीशन भी नहीं मिल पा रहा। तो हमें कुछ ऐसी बेनिफिटेड स्कीम्स भी लाए हैं जिससे कि जो हमारे मीडिएटर हैं, जो एजेंट्स हैं, वो भी बूस्टअप अवेयर करें। तीसरी चीज ये जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रेट है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनियां अलग अलग कर रही हैं, उसके लिए रेगुलेटर्स हो और इसका प्रीमियम भी अदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह बहुत मिनिमम किया है, जिसमें अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रमोट नहीं हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सेटलमेंट रेशियो हमारा अच्छा नहीं है। तो हमको करना क्या है? सेटलमेंट रेशियो को इंप्रूव करना है। क्या करना है? सेटलमेंट रेशियो को इंप्रूव करना है। जैसे कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो दो तरीके का होता है, एक होता है कैशलेस, एक होता है विद कैश। क्या अंतर है? जैसे ही आपने मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां कैशलेस नहीं करती हैं, वो क्या कहती हैं कि ठीक है, जैसे LIC ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले लें, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है कंपनी कि LIC ऑफ इंडिया कहती है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आप बीमार हो गए, आप अपना इलाज खुद ही कराओ। अब बाद में हॉस्पिटल्स के और सारे बिल आप मेरे पास लेकर आ जाएंगे, हम उसको वेरीफाई करके उतना पेमेंट आपको कर देंगे। हम उसको वेरीफाई करके उतना पेमेंट आपको कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपने होटल के हॉस्पिटल के बिल दे दिए, मेडिसिन के बिल दे दिए, सब कुछ बिल सबमिट कर दिए, अब आप सही हो गए, अब LIC के चक्कर लगा रहे हैं वो आपका पैसा वापस करें। दूसरे, जब किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ये जरूरी नहीं कि मेरे पास उतना पैसा हमेशा हो जो हम हॉस्पिटल को दे सकें। तो इसका सेटलमेंट रेशियो जो है वो भारत में बहुत कम है, वो भी हमें प्रमोट करना चाहिए। और स्पेशली कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो उसको उतना पैसा तुरंत मिल सके, उसके लिए कैशलेस हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पर वो तुरंत जाके इलाज करा सके और इलाज कराने के बाद अपना पैसा कंपनी हॉस्पिटल सीधे कंपनी से ले ले, हमारा बीच में इन्वॉल्वमेंट कम हो। लेकिन उल्टा हो रहा है हमारे यहाँ। होता क्या है कि हमको पहले अपना खर्च करना पड़ता है, बाद में कंपनी के चक्कर लगा के पैसे वसूल करने पड़ते हैं। तो जब ये होता है कि रूरल एरिया का पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस को अवॉइड करता है, तो हमको जब तक हेल्थ इंश्योरेंस इम्प्रूव नहीं होगा तब तक इकोनॉमी में इंश्योरेंस सेक्टर का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा डेवलप, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। तो इट इज ए नीड आप प्रेजेंट, आप लास्ट में लिख दोगे कंक्लूजन करके, आज के समय की ज़रूरत है कि हमें इंश्योरेंस सेक्टर के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पर भी ध्यान दिया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है तभी बढ़ सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसके लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग योजनाएं, अलग स्कीम बनाई जा सकती हैं। वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करना, ये हमें बताना है। जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला आपको, उसमें केवल इतना डिफाइन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन जो मैंने कहा, दूसरा एक क्वेश्चन आपसे जल्दी पूछा सकता है कि FDI क्या चीज है, FDI का इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है, क्योंकि FDI लगातार बढ़ रही है और हर सेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन FDI पर जरूर आता है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर से आए, चाहे टूरिज्म सेक्टर से आए, चाहे बैंकिंग सेक्टर से आए, चाहे वो रिटेल से आए। FDI का क्वेश्चन आपको पिछले 10 सालों में आने का, अब वो किस सेक्टर से मिलेगा ये डिस्कस करना मुश्किल है कि हर बार इंश्योरेंस का किया जाए, किसी भी सेक्टर से
एफडीआई के बारे में बताता हूँ। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर जो है जो प्रमोट हो रहा है, तो पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन थी इंडिया में? ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। हाँ? नहीं, इंडिया की पहली कंपनी जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1818 में आई। वो अलग चीज है, ये अलग चीज। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1818 पहली बार आई और उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आती गई, धीरे धीरे गई, और LIC ऑफ इंडिया एक स्पेशल एक्ट के थ्रू भारत में डेवलप हुई, एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। अब बात आ जाती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज FDI। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? प्रत्यक्ष भूमि का नहीं था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक कंपनी, एक कंट्री के कुछ इन्वेस्टर्स किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाय एनी फॉर्म, इज कॉल्ड द FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये था कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के बिजनेस में पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, उसी को हम लोग FDI का क्रिएशन 1991 की ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बाद हुआ। 1991 में ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई, और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में उन्होंने बताया फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ मनी, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब हमने बताया कि एक देश से दूसरे देश में पैसा, एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, एक देश का दूसरे देश में व्यापार, एक देश का दूसरे देश में कैश इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंदर ग्लोबलाइजेशन में शामिल की। उसी से निकलकर आया FDI कि हमें क्या करना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, यानी कि किसी कंट्री में जितना, अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहले तो अगर हम फायदे की बात कर लें, पहला फायदा देखिए ये है कि जब विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी तो वो हमारे यहाँ क्या लेकर आएंगी? पैसा लेकर, और साथ साथ एक हाई क्लास टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। भाई जब वो कहीं पैसा लगाएंगी तो एक टेक्नोलॉजी भी उनके पास होगा, और जब पैसा लेकर आएंगी और टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, और वो लेबर किसका यूज करेंगी? हमारा। मटेरियल किसका यूज करेंगी? हमारा यूज करेंगी भाई। और उसके बाद उससे प्रोडक्शन करेंगी, तो प्रोडक्शन करके माल किसको बेचेंगी? हमें बेचेंगी, सप्लाई बढ़ेगी। माल बेचने के बाद जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स किसको देंगे? हमें देंगे। तो कई चीज़ों में बेनिफिट हो रहा है कि FDI आने से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती है। तीसरा, हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तकनीकी विकास होता है।
चौथा जो FDI का सबसे बड़ा बेनिफिट है, गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज में भी इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि जब वो लाते हैं तो डॉलर्स लाते हैं और हम हमारे यहाँ कन्वर्ट कराते हैं रुपीस में, तो भारत को डॉलर मिल जाते हैं और उनको रुपीस में। और जब वो यहाँ से जाते हैं तो इनकम भी भारत की इंक्रीज होती है, क्योंकि जितना पैसा वो यहाँ कमाते हैं अर्न करते हैं वो टैक्स भी भारत में देते हैं। समझ आ गई बात? तो ये FDI का फायदा है। लेकिन FDI के लॉस भी हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हमारे यहाँ होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है। लोकल जो उद्योग लगे हुए हैं, लोकल जो इंडस्ट्रियां हैं, वो उनके पास लेस अमाउंट ऑफ मनी है, इन्वेस्टमेंट है, वो उससे कॉम्पीट नहीं कर पाती है, पहली चीज। दूसरा जो जो FDI होता है वो लॉट ऑफ अमाउंट में होता है, तो यहाँ की जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं ये उनको ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसका हमें लॉस होता है। और हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनकी अच्छी है, तो उनके प्रोडक्ट भी हमसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और हमारी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो भी इन कंपैरिजन कम होती है, जिसकी वजह से हम उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर काम नहीं कर पाते और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में टेस्ला की टीवी है? कंपनी का नाम है, सुना है, पहले आती थी। आपके घर पर टीवी है, किस कंपनी का है? आप बताइए। TCL की। आप बताओ। सैमसंग। आप बताइए। इसमें सैमसंग जो कंपनी है वो सबसे अच्छी कंपनी है, और वो कौन सी कहाँ की है? एक फॉरेन ब्रांड से। वो क्या है? फॉरेन ब्रांड से। उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा देखिए, जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, तो क्या हो रहा है उनका कि उनका टेक्नोलॉजिकल अपडेशन से हमारे जो लोकल बिजनेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियां हैं, उनके ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो उतना अपग्रेडेड टेक्नोलॉजिकल वर्क नहीं कर पा रहे। और जब बड़ी टेक्नोलॉजी FDI का सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? लोकल इंडस्ट्रीज को होता है। और सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? होल ऑफ द इकोनॉमी। जब बात आती है इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें स्टार्टिंग में 26% FDI लागू की गई। इसके बाद इस लिमिट को बढ़ा के 49% कर दिया गया 2014 में, और आज इसमें 74% FDI के लागू है, यानी कि 74% तक इसमें विदेशी ओनर्स हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा सकते हैं। फॉरेन कंपनियां अपने इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर ओपन कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ लो, FDI के लिए कैसे होता है, क्या क्या फॉर्म्स है, कैसे पैसा आएगा भारत में, पैसा लाएंगे कैसे, FDI का पैसा भारत में कैसे आएगा? कैसे आएगा? देखो, पहला एक तरीका होता है इनके पास मर्जर। क्या होता है? मर्जर, यानी कि विलय। विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, वो भारत में आती हैं और भारत की इंश्योरेंस कंपनियां जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, उनको अपने में विलय कर देती है, उनका मर्जर कर देती है, और उनका मर्जर करके
ओनरशिप किसके पास पहुंच जाती है? उनकी कंपनी के पास पहुंच जाती है। ठीक है, भले ही ओनरशिप उनके पास ना पहुंचे, मान लीजिए कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस इंडस्ट्री में उनका भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है। और जब उनका भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा तब क्या होगा? लोकल जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो हमारा डिफीट करेगा, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में, भाई LIC में तो पैसा नहीं लगाने आ रहे वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई नहीं लगाएगा। कोई प्राइवेट कंपनी होगी, चाहे वो बजाज एलायंस हो, चाहे वो सेट, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो डिफरेंट अदर कंपनी हो, इनमें वो अपना पैसा लगाएंगे और उन्हीं को मर्जर कर सकते हैं। तो एक मर्जर के थ्रू, मर्जर क्या होता है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने कुछ शेयर्स बेच देती है तो वो एक कंपनी मर्जर कंपनी के नाम से। और मर्जर के में क्या होता है कि एक आपस में दोनों का कैपिटल मिल जाती है, भाई हमारे पैसे और एक इनका बिजनेस चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, हम दोनों के लोग बिजनेस कर रहे हैं, और दोनों जब आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे तो दोनों की कैपिटल बढ़ जाएगी, दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, दोनों का प्रोफेशनल स्किल बढ़ जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट सर्विस बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक तरीका होता है मर्जर का, विलय करने। दूसरा एक तरीका है हमारे पास ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से भी, मीडियम से भी हम क्या करते हैं, क्या होता है बड़े ज्वाइंट वेंचर में कि हमारे अंदर पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी का। तो ज्वाइंट वेंचर की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, बड़ा सिंपल सा ज्वाइंट वेंचर का मारुति सुजुकी। एक मारुति है, एक सुजुकी है जापान की, मारुति इंडिया की है, दोनों मिल गए। अब जापान वालों का पैसा यहाँ भी लग रहा है, उनकी कंपनी का सुजुकी का पैसा इंडिया में लग रहा है। तो मारुति की टेक्नोलॉजी 78 में जब मारुति को कोई पूछता नहीं था तब क्या हो गया? मर्जर हो गया, और मर्जर होने के बाद आज मारुति नंबर 1 पर है। ये क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी के माध्यम से पैसा भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अपना नाम, अपना वर्क कल्चर, अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी प्रोफेशनल स्किल के थ्रू भारत में किसी को वो, अब भारत वो नहीं आ सकते तो उन्होंने यहाँ भारत में एक आदमी से बात कर ली, उससे कहा भैया हमारी प्रोफेशनल स्किल ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा नाम ले लो और बेचो इसको। जैसे कि अगर हम बात करें डोमिनोज की, ऑलरेडी नोज, डोमिनोज का नाम तो सुनिए। हम बात करें KFC से, KFC अब देखा होगा, ऐड भी देखा होगा, नॉनवेज बेचते हैं। हम बात करें मैकडोनल्ड्स की, ये तीनों कंपनियां कैसी हैं? ये सब फॉरेन ब्रांड्स, ये क्या है? फॉरेन ब्रांड्स। और फॉरेन ब्रांड्स जब हैं तो फॉरेन ब्रांड्स में क्या होता है, ये लोग भारत में आकर इन्होंने, अब भारत में तो आ नहीं सकते डायरेक्टली, तो इन्होंने यहाँ के लोगों को अपने नाम से अपना नाम यूज करने की परमिशन दे दी और अपने नाम के फ्रेंचाइजी के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट फाटक के हिसाब से कमाते हैं, फाटक के हिसाब से कमाते हैं, अपना नाम दिया। ये आपको फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि कोई भी कंपनी आपको अपना नाम दे देगी, आप उनके नाम से बिजनेस करिए और वो एक फिक्स रॉयल्टी आपसे एवरी ईयर वो कहेंगे हमारा नाम यूज करिए और हर साल आप में 10 लाख रुपया साल का देते हमारा नाम यूज करिए या सेल का इतने % आप उनको देते हैं। तो ये जो क्या होता है फ्रेंचाइजी में, जब आप किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो उनका नाम यूज करने का जो आपको पैसा देना पड़ता है वो हमारे लिए क्या होता है। जैसे तनिष्क है, भारत का शोरूम, तनिष्क का शोरूम आप खोल लीजिए, तो तनिष्क जितना माल बेचोगे उसका उनका % फिक्स है, इस % को आपको मैं एज रॉयल्टी देना पड़ेगा क्योंकि यू आर यूजिंग द नेम ऑफ तनिष्क फ्रेंचाइजी स्टोर।
आपने सोचा कि चलो भाई हम लैक्मे का स्टोर खोल रहे हैं तो लैक्मे का स्टोर खोल लीजिए, तो लैक्मे वाले आपको अपना प्रोडक्ट देंगे, जो प्रोडक्ट देंगे उसके पैसे आपसे लेंगे और अपना नाम यूज करने का भी एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, क्योंकि आप उनके नाम से ही ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। प्रोडक्ट महंगा नहीं हो जाता, जस्ट बात है, महंगा होगा। इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं कंपनी के होते हैं महंगे हो जाते हैं। तो क्या होगा, फ्रेंचाइज। अब जैसे ये अमेरिकन ब्रांड्स, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे डोमिनोज हो, चाहे KFC हो, मैंने बताया भी था इसके बारे में कैसा है कि यूरोप अमेरिका की अगर बात करें तो जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो रोटी खा सकें, तो वो लोग KFC में जाके नॉनवेज खा लेते हैं, मैकडोनल्ड में जाके पिज़्ज़ा खा लेते हैं, डोमिनोज जाके बर्गर खा लेते हैं। ये वो वहाँ पर जाके खा सकते हैं क्योंकि बाकी सस्ता पड़ता है और रोटी वहाँ पर महंगी पड़ती है। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे लिए केवल यूरोप मार्केट ही सफिशिएंट नहीं है, तो वो इंडियन मार्केट में भी जा रहे हैं थ्रू द फ्रेंचाइज। और भी कई सोर्सेस होते हैं लेकिन बेसिकली थ्रू वो जो है आया। अब क्या हुआ कि जब बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में आए तब इंश्योरेंस की जो प्राइवेट कंपनियां थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और बहुत सारे तरीक़ों से ये भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में आए, क्योंकि उनको लगा कि भारत में एक इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी मार्केट और उसका नुकसान किसको हो रहा है, क्योंकि नुकसान जो सीधा है वो LIC ऑफ इंडिया को हो रहा है, क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां डिफरेंट मीडियम के थ्रू भारत आ रही हैं वो अपनी बेस्ट सर्विसेज आपको दे रही है। प्राइवेट कंपनियां आपको कैशलेस सेटलमेंट दे रही है, ठीक है। अब मैक्स का इंश्योरेंस ले लीजिए, कैशलेस पॉलिसी दे रहे हैं हेल्थ में, आप जाइए और आपको कोई इलाज नहीं, आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए, पॉलिसी दिखाइए, अपना डॉक्टर आइए, इलाज करा लीजिए, आपको कोई पैसा वहाँ देने की जरूरत नहीं है, कंपनी डायरेक्ट कंपनी को पे कर देगी। लाइफ एक्सा क्या कर रही है, वो भी यही कर रही है। ICICI प्रोडेंशियल क्या कर रही है, वो भी यही कर रही है। तो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो FDI के माध्यम से भारत का इंश्योरेंस सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर था वो कमज़ोर होने लगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उससे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ी है और वो कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन इस पर एक लिमिट लगाई जाए, क्योंकि उस लिमिट से ज़्यादा अगर वो होगा तो ये भारत के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए लॉसफुल हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है एक तरफ प्रॉफिट कमाने की बात करता है, दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर की करता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। उनके प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, जिसका सीधा असर कंज्यूमर की इनकम्स पर, कंज्यूमर की वर्किंग पर, कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल पर, ठीक है। तो ये काम FDI के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर एक दो हो गए। एक क्वेश्चन में और छोटा सा लिखा रहा हूँ आपको, लिखिए क्वेश्चन और है, लिखिए क्वेश्चन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्रूशियल इंटरमीडियरीज। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्रूशियल इंटरमीडियरीज, आर क्रूशियल CRUCIAL क्रूशियल इंटरमीडियरीज। इंटर मतलब ना मध्यस्थ जो होते हैं, बीच के लोग होते हैं, intermediaries for channelizing long-term finance required for infrastructure and economic growth अभी बताऊंगा इसका। सबसे पहले अगर ये तो
क्वेश्चन चलेगा लंबा। आगे बैंक कैसे, बैंक बैंक्स का क्या मतलब है? और दूसरी चीज आती है बैंकिंग, इसकी जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग वर्ड भारतीय नहीं है, पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए। बैंकिंग वर्ड जो है ये वेस्टर्न वर्ड है, पश्चिमी दुनिया से आया हुआ शब्द है। ठीक है, कहाँ से आया है, पश्चिमी देशों से आया है, वेस्टर्न वर्ड है। क्या चीज, बैंकिंग, बैंक। बैंक भारत में शब्द ही नहीं है भाई, भारत में तो पहले सेठ साहूकार महाजन ही लोग हुआ करते थे, धीरे धीरे उनकी चेंज होती गई, पैसे का डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में आ गए जिनको बैंक्स के नाम से किया गया। दूसरा लिखिए, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो SBI बाद में कन्वर्ट हुआ, पहला बैंक लिखिए, पंजाब में 1665। पहले लिखिए, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। ठीक है, दूसरा लिखिए, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक मतलब ग्रुप में कई लोगों ने मिलकर उसको ओपन किया, ज्वाइंट स्टॉक बैंक, इलाहाबाद बैंक, नाउ इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक हो गया, 1865 इंडियन बैंक हो गया, पहले इलाहाबाद बैंक था। ये भारत का पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ज्वाइंट स्टॉक का मतलब दो लोगों तीन लोगों ने मिलकर इसको। इंडिया वाला जो ATM होता है, इंडिया का ATM होता है, हाँ हाँ, इसी के नहीं नहीं, इंडिया ATM एक तरह का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने क्या किया है, बैंकों से कोलैबोरेट कर रखा है कि बैंक अपना ATM ना लगा के डिफरेंट एरिया में वो अपना ATM लगा, वो कोई बैंकिंग संस्था नहीं है, पहली बात नहीं। हाँ सर्विस, और उनकी लिमिट है, वो 4000 रुपये तक का कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 4000 रुपये का आप उससे निकाल सकते, क्योंकि हाँ बैंक जो है वो हर जगह पर अपना ATM नहीं लगाती, बहुत सारी जगहों पर क्योंकि ATM लगाने का खर्चा, ऑपरेटर रखने का खर्चा, ये सारी चीज़ों में, तो जहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट कम है, जहाँ पे लोगों पर कम है, वहाँ पे इंडिया जो है अपना ATM लगा के वो चार्ज। ठीक है, अगला, फर्स्ट इंडियन बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक, ये देखिए एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे जब भी करेंगे। फर्स्ट इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, 1895, ये भारत का पहला भारतीय बैंक है, भारतीय ओल्ड बैंक है, मतलब कि इसको भारतीय लोगों ने ही शुरू किया और उसको चलाया 1895। लिख लिया आपने। और अगली चीज है फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक। अब अगली बैंक, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। अब देखिए यही होता है, जल्दी पूछा क्या, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक कौन सा था? पहला बैंक तो भारत में हमने याद कर लिया, पंजाब नेशनल बैंक होता है, तो हमने उसी को लिखा। वो नहीं, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और 1911 में है। और इसका जो रेगुलेटर है वो कौन है? RBI है। RBI कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935। बेसिकली उससे पहले इंडिया में बैंकों के लिए कोई रेगुलेटर नहीं था,
1895 से लेकर 1922 तक लगभग 2000 से ज़्यादा बैंक भारत में ओपन हुए और वो पैसा लेकर भागे। 2000 से 1895 से और 2022 के मध्य में बहुत सारे लोग बैंक आए जो इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ पैसा लेकर भाग गए, कुछ दिवाला हो गया। इस तरह से पब्लिक का पैसा डूब गया। पब्लिक किसके पास जाने लगी पैसा जमा करने? सेठों के पास, साहूकार के पास, महाजनों के पास। सेठ, साहूकार, महाजन के पास जब पैसा जाएगा तो वो पैसा देश की इकोनॉमी में कहीं भी कोई काम नहीं आता है, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, अपनी तिजोरी में पैसा रख लेते हैं। तब उसके लिए एक ऐसा रेगुलेटर की जरूरत पड़ी जो स्पेशली बैंक को रेगुलेट करे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे। तो बैंक को रेगुलेट करने के लिए जो मैडम जो तरीका आया, एक जो संस्था आई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने के बाद फर्स्ट 1949 में कुल मिलाकर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, यानी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया जो आरबीआई के कंट्रोल में काम करेंगी और धीरे धीरे ही बढ़ेंगी। 1969 में 5 और बैंकें इसमें बढ़ गई। हाँ, 1949 में इंदिरा गांधी ने किया था राष्ट्रीयकरण। 1969 में इसमें 5 और बैंकें बढ़ गई का राष्ट्रीयकरण बढ़ गया तो 19 बैंकें हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है 2021 में हमारे बैंकों को आपस में मर्जर करके नंबर ऑफ बैंक की संख्या बढ़ी जा रही है। तो ये मर्जर जो मर्जर का बता रहा हूँ उसी के बारे में बताया करूँ। मर्जर अभी हुआ है आप में, तो इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है तो मर्जर बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो पता लग जाएगा, उससे कुछ नहीं है। मर्जर का, बैंकों के मर्जर का हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है? देखिए, मर्जर अभी बैंक की बात कर रहे हैं, जो अब क्या हो रहा है, बैंकों का मर्जर हो रहा है। तो बैंकों का जो मर्जर है, बैंकों का जो आपस में विलय है, उससे कुछ फायदे भी हो रहे हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं। फायदे क्या हुए हैं? फायदा ये हो रहा है जो बैंकों के मर्जर से कि अलग अलग जगह पर जो बैंक स्टैब्लिश थी उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। कॉस्ट को कम करने के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अब हो रहा था कि एक बैंक में बहुत ज़्यादा स्टाफ है, एक जगह बहुत ज़्यादा कम, तो आपस में मर्ज किया, उनके स्टाफ को बैलेंस किया जाता है। आपस में जो थ्रू आउट कंपटीशन क्रिएट हो रही थी उसको रिड्यूस किया। देखिए, मर्जर का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि हमें किस तरह से अपने बीच में होने वाली, दो संस्थाओं के बीच में होने वाली कंपटीशन को फिनिश करना है। तो उनके बीच में जो कंपटीशन थी कि पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक आपस में कॉम्पीट कर रहे थे, तो इलाहाबाद बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक था, सबसे पुराना बैंक था, उसको इंडियन बैंक में मर्ज किया गया। और उसके साथ साथ इसीलिए हो क्या रहा था कि अलग अलग ज़्यादा नंबर ऑफ बैंक के होने से आरबीआई प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग मेथड नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहा था, एनपीए बढ़ता चला जा रहा था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब वो एसेट की लोग लोन ले लेते थे और वापस नहीं करके आ रहे थे। तो जब नंबर ऑफ बैंक कम हो जाएंगे तो आरबीआई सीधे उनको रेगुलेट कर पाएगा। और जो छोटी बैंकें हैं जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा है, जो डूब सकती थी, उनको आपस में मर्ज करके एक फाइनेंशियल साउंडनेस प्रोवाइड की गई, फाइनेंशियल स्थिरता प्रोवाइड की गई और उनसे उनका एनपीए पे होने वाले घाटे को कम किया जा सकता। क्योंकि भाई जब मिल जाएंगे, देखा उन्होंने कि भाई इलाहाबाद बैंक के पास एनपीए बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसे ही ये बढ़ता रहा तो और घाटे में चली जाएगी, फिर एक दिन डूब भी सकती है। उन्होंने कहा इसको इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर। तो क्या होगा, इंडियन बैंक की फाइनेंशियल साउंडनेस, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स और वर्क की ब्रांचें नहीं कम होंगी, ब्रांचें तो वही रहेंगी और नाम बदलेगा। तो आपको कस्टमर को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कस्टमर पर
उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन विदेशों पे इसके ऊपर कस्टमर पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बैंकों का इंटरनल मैनेजमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उनकी जो कॉस्ट आ रही है, आपस में जो कंपटीशन हो रहा है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा। भाई आपको क्या फायदा पड़ा, आप इलाहाबाद बैंक में खाता था, आप तो पैसे जैसे जमा करते हैं, जमा कराते हैं, निकालते हैं, निकाल लाते हैं। कुछ सर्विसेज इंडियन बैंक की अच्छी थी, उनका फायदा इलाहाबाद बैंक को मिलने लगा। जो एनपीए बढ़ रहा था इलाहाबाद बैंक का या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का या किसी और बैंक का, वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, उसको कम हो जाएगा, क्योंकि एनपीए बढ़ने से वो बैंकें लगातार घाटे में जा रही थी। और घाटे में जाने से क्या होगा, एक दिन वो बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगी तो काम करेगी नहीं। तो ये भी हमारे पास है रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो गए। तो बैंकों का मर्जर किया जाएगा। अब बैंकों का जो मर्जर करा जा रहा था, ये तो बैंकों के बारे में बात होगी। तो मैंने भी क्वेश्चन लिखाया है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस तो वही रहेंगे, ब्रांचेस पर डेवलप की गई। छोटी बैंकों को फायदा होता है कि छोटी बैंकों का आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, छोटे बैंकों के पास स्टाफ बहुत स्किल नहीं होता है, छोटे बैंकों के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, घाटा ज़्यादा हो जाता है, तो उनको एक बड़ा फायदा बड़े बैंकों के साथ मिलने से हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि आपके गांव में नहर जाती हो, होगी अब नहर कभी कभी सूख भी जाती होगी, कभी पानी बहुत आ गया उसमें, कभी सूख गई। क्या किया, उस नहर को मेन नदी से जोड़ दिया गया। अब वो नहर कभी नहीं सूखेगी, पानी का स्तर हमेशा बराबर रहेगा, कभी ना तो उसमें बाढ़ आएगी ना वो सूखेगी। तो एक अच्छी स्थिति में वो चलती है। ऐसे ही होता है छोटी बैंकों को बड़ी बैंकों को। अच्छा, हमने बताया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये भी प्रमोट किए जा रहे हैं, तो वो बहुत सारा बताना है। जैसे कि हमारे पास सरकार ने देखे कि बैंक तो है ही नहीं, क्योंकि बैंक का वर्कलोड ज़्यादा है और बैंक का सेक्टर प्राइमरी सेक्टर भी है, सेकेंडरी सेक्टर भी है, बैंक को क्रेडिट भी देखनी है, बैंक को गवर्नमेंट स्कीम्स भी देखनी है, बैंक को डिफरेंट अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज भी देखने, कई सारी चीज़ें। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बैंक्स इन सब चीजों के लिए कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए, कुछ विकासशील वित्तीय संस्थान ओपन किए। इनका काम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने लिखाया है, जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हो रही है, उसको प्रमोट करना। मतलब बेसिक इनका वर्क था लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड करना। तो बैंक से आप लोन जाते हो लेने, बैंक आपको 5 साल दे देगा, 10 साल दे देगा, इंडस्ट्री लोन है 12 साल दे देगा, लेकिन बैंक कभी 30-35 साल 40 साल का लोन देते ही नहीं। आप बैंक के पास जाओ तो 25 साल का लोन चाहिए बिजनेस करेंगे, बैंक नहीं देगा। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो 1-2 साल में लोन लेती नहीं है, 2-4 साल में तो उनकी इंडस्ट्री नहीं बन के खड़ी हो पाई। एक बड़ी फैक्ट्री लगा ली, आपने हो सकता देखा हो शहर में एक आध इंडस्ट्री लगी तो उनको बनने में 3-4 साल लगते, तो वो एकदम से प्रॉफिट कैसे कमा सकते? तो उन्हें तो चाहिए पैसा लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म बैंक प्रोवाइड नहीं करना चाहती। तो कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको चैनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? चैनलाइज। जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, IDBI और भी बहुत सारे, 2-3 में बात कर सकते।
सिडबी को बनाया गया। क्या बताया था? बोलो बोलो बोलो। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या काम किया गया कि जो छोटे जो उद्योग हैं, बड़े उद्योगों के लिए तो IDBI कर दी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम ये था कि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी करनी है, उनको मशीनों के लिए लोन देना है, उन्हें हायरिंग देनी है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीज़ें, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन IDBI जो थी वो काम कर रही थी लार्ज लेवल की इंडस्ट्री। तो जरूरत पड़ी जब लार्ज लेवल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री को पैसा चाहिए होगा, तो जरूरत आई सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने क्या किया, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करना शुरू किया कि आपको हम मशीनों के लिए पैसा दे देंगे, मशीनों को लीज में प्रोवाइड करा देंगे, हम आपको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स आपको मिल सकते हैं, आप उनको आराम से यूज करके और उसको रिटर्न। ऐसे ही नाबार्ड, नॉन एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाम ही है रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इनका काम ही एक था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीनों के लिए पैसा आपको देना है, आपको अपनी बिल्डिंग इंप्रूव करने के लिए पैसा देना है, आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसा नहीं देना है, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मशीनें, अपनी जो वर्क है, इन सब के लिए पैसा देना है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके का फंड देती है, मटेरियल के लिए भी देती है और इसके लिए देती है। लेकिन बेसिक इनका जो काम बताया गया कि आपको अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको ओपन किया, भारत सरकार ने। ये भी एक तरह के डेवलपमेंट फाइनेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपसे पैसा नहीं लेती, ये डायरेक्ट डिफरेंट अदर सोर्सेज से पैसा लेती है, बैंकों से पैसा ले लेती है, LIC से पैसा लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको फाइनेंस करती है और ये इंडस्ट्री को फाइनेंस करती है। भाई जब ये नाबार्ड की कोई बैंक तो है नहीं जो आपसे पैसा ला के दो, सिडबी का कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जो आपसे पैसा ला के दो, IDBI का कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जो पैसा ला के दो, फिर ये पैसा लगाएगा आपको दे रही है, लोन बांट रही है, लेकिन डिपॉजिट नहीं है, तो कहाँ से आती है? ये डिफरेंट अदर सोर्सेज, बैंकों से, LIC से, GIC से, डिफरेंट अदर सोर्सेज से ये पैसा अरेंज करती है और वो सारे पैसे को अरेंज करके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में कन्वर्ट करती है। जैसे LIC ऑफ इंडिया किसी को 20 साल के 25 साल के लोन नहीं देता, GIC किसी को 30 साल का लोन नहीं देती, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन ऐसा करती है। तो ये सब चीज़ें जो है किस तरह से कर सकती है, इनका बेसिक काम है कि अपनी इंडस्ट्रियल जो देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हमें औद्योगिक विकास करना है, औद्योगिक विकास के लिए हमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, तकनीकी डेवलपमेंट देना है, मशीनों को रिन्यूएबल करना है, नई नई टेक्नोलॉजी लानी है, नया डेवलपमेंट करना है, इन सब के लिए हम उनको फंड्स प्रोवाइड नहीं, सहकारी बैंक नहीं होगी, वो एक बैंक, हाँ वो बैंक एक दिन और बनाएंगे, कोऑपरेटिव सहकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक, RRB, कोऑपरेटिव बैंक से सब अलग है, इससे कोई। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेसिक काम ये दिया गया कि लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं उनको चैनलाइज करें, मतलब बैंकों से डिफरेंट जगहों से आप पैसा लीजिए और लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करें। ठीक है, सब आप द प्रोवाइडिंग अंडर द गवर्नमेंट स्कीम, सब आप द प्रोवाइडिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। कुछ गवर्नमेंट स्कीम से प्रोवाइड किया जाएगा लॉन्ग टर्म, कुछ बिना गवर्नमेंट स्कीम के लिए लॉन्ग टर्म प्रोवाइड। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा इसके ऊपर, ये 3 क्वेश्चन मैंने आज बताए, इनको आज आप पढ़िए। बस एक दिन इसका टॉपिक और होना है जिसमें आपको बताएंगे कि रीजनल रूरल बैंक किस तरह से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, RRB के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कोऑपरेटिव बैंक सीधा सीधा तो नहीं पूछा जाएगा बैंक क्या होता है उसके फंक्शन का। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि बैंक गवर्नमेंट स्कीम को फाइनेंस करने में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी फाइनेंसिंग है उससे गवर्नमेंट बैंक हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स पूरी सर्वाइव कर पा रही है फाइनेंसिंग के लिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है भाई, बैंक आप जाते हो, आप तो गए, आपने कहा भाई हमें सरकार ने कहा है कि मुद्रा योजना चलेगी, 50,000 रुपये तक का हमें पैसा मिलेगा उधार, और उसका कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, लेकिन बैंक वाला नहीं देगा, बैंक का विदाउट सिक्योरिटी, वो आपका लोन ही नहीं करेगा, आपको 10 बार दौड़ाएगा, वो कहेगा भाई आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों ऐसा बैंक क्यों डर रहा है? बैंक इसलिए डर रहा है क्योंकि वो तो किसी और का पैसा लेके बैठा है और आप सरकारी योजनाओं के लिए पैसा ले रहे हो,
अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा नहीं है, बैंक अपने आप को सेफ नहीं करेगा, तब तक वो आपको कैसे पैसा दे पाएगा। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा क्या देगा। ये बैंक का एक मीडिएटर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस सब के बारे में बताएंगे। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक काम कर रही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रही है, कोऑपरेटिव तो एक लेक्चर इसके ऊपर भी हम करेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बताए, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। या तो डेवलपमेंट फंक्शन एफडीआई पे तो क्वेश्चन हर साल आता है, हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर पे आ जाए, टूरिज्म सेक्टर पे आ जाए, किस सेक्टर पे आए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का क्या रोल है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको एक बार करना है। क्लियर होगी बात? सरकार जो होती है हाँ।